नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। जीके फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष गुरुनाथ कल्लूर का सम्मान। चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉक्टर शरण प्रकाश पाटिल को संजय जागीरदार ने सम्मानित किया। बेंगलुरु में विभिन्न कार्यकर्ताओं ने फिलिस्तीन समर्थक विरोध प्रदर्शन के लिए सीएम सिद्धरामैया की मंजूरी मांगी। कर्नाटक का नाम बदलकर बसवनाडु करने में कुछ भी गलत नहीं, मंत्री एमबी पाटिल ने कहा। कर्नाटक के पूर्व सीएम सदानंद नड्डा से मिले बिना लौटे वापस। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आईएमए के 89वें राज्य स्तरीय सम्मेलन की सफलता में योगदान देने वाले जीके फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष गुरुनाथ कल्लूर को शनिवार को बीदर के ब्रिम्स हॉल में आयोजित उद्घाटन समारोह में सम्मानित किया गया। केंद्रीय नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री भगवंत खुबा, चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉक्टर शरण प्रकाश पाटिल, नगर प्रशासन मंत्री रहीम खान, विधान परिषद सदस्य डॉक्टर चंद्रशेखर पाटिल, नगर परिषद अध्यक्ष एमडी गौसुद्दीन, आईएमए के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर शिव कुमार लक्कोला, मनोनीत प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर एस श्रीनिवास, सम्मेलन के आयोजन अध्यक्ष डॉक्टर चंद्रकांत गुदगे, डॉक्टर विजयश्री बशेट्टी, ब्रिम्स के निदेशक डॉक्टर शिव कुमार शेटकार, डॉक्टर शांतलाल कोजलगी और अन्य उपस्थित थे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉक्टर शरण प्रकाश पाटिल ने शनिवार को बीदर का दौरा किया। बीदर शहरी विकास प्राधिकरण के पूर्व अध्यक्ष संजय जागीरदार ने उन्हें सम्मानित किया। विधान परिषद सदस्य चंद्रशेखर पाटिल, नगर परिषद सदस्य मोहन कालेकर, जेकब मुस्तापुरकर, अतीक अहमद, सुरेश डोडी उपस्थित थे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। अब देखते हैं राज्य के अन्य समाचार। विभिन्न संगठनों के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री सिद्धरामैया को पत्र लिखकर मांग की है कि राज्य पुलिस फिलिस्तीनियों के साथ एकजुटता व्यक्त करने वाले शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन की अनुमति दे। ये पत्र पुलिस द्वारा शनिवार को फ्रीडम पार्क में आयोजित होने वाले विरोध प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार करने के बाद आया, जिसमें कहा गया है कि एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है और इसलिए कानून और व्यवस्था के लिए खतरा है। पत्र के अनुसार पुलिस ने बेंगलुरु, मैसूरू और तुमकुरू में प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया और आपराधिक कार्रवाई कर रही है। बेंगलुरु फॉर जस्टिस एंड पीस के सदस्यों द्वारा लिखे गए पत्र में यह भी बताया गया है कि इस तरह के प्रतिबंध न केवल नागरिकों के विरोध करने के मौलिक अधिकारों पर हमला है, बल्कि इजरायली सरकार द्वारा किए जा रहे नरसंहार के प्रति क्रूर उदासीनता भी प्रदर्शित करते हैं। उन्होंने विरोध प्रदर्शन की अनुमति नहीं दिए जाने को इन कार्यालयों द्वारा सत्ता का अनैतिक दुरुपयोग करार दिया। कर्नाटक के मंत्री एमबी पाटिल ने कहा कि विजयपुर जिले का नाम बदलकर 12वीं सदी के समाज सुधारक बसवेश्वर बसवन्ना के नाम पर करने की मांग हो रही है और उन्होंने कहा कि पूरे कर्नाटक राज्य का नाम बदलकर बसवनाडु बसव की भूमि करने में कुछ भी गलत नहीं है। राज्य के बड़े और मध्यम उद्योग मंत्री की टिप्पणी उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार के रामनगर जिले का नाम बदलकर बेंगलुरु दक्षिण करने के प्रस्ताव के कुछ दिनों बाद आई है। होयसल काल के दौरान इस क्षेत्र को विजयपुरा के नाम से जाना जाता था। बाद में आदिलशाही राजवंश के शासन के साथ ये बीजापुर बन गया। नाम बदलकर वापस विजयपुरा कर दिया गया। अब कई लोगों ने मांग की है कि इसका नाम बदलकर बसवेश्वरा जिला रखा जाए। ये स्वाभाविक है क्योंकि जिला बसवन्ना का जन्म स्थान है और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। पाटिल जो विजयपुरा जिले में बबलेश्वर निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, उन्होंने कहा कि हालांकि कुछ तकनीकी मुद्दे हैं, बीजापुर विजयपुरा बन गया और अगर इसे बसवेश्वर बनना है तो कुछ असुविधा होगी क्योंकि नामकरण में बदलाव कई जगहों पर करना होगा। कैसी चिंताएं जताई गई है, मैं मुख्यमंत्री से चर्चा करूंगा और पक्ष विपक्ष पर विचार करने के बाद हम निर्णय लेंगे। केंद्र सरकार ने 2014 में कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु सहित कर्नाटक के 12 शहरों के नाम बदलने की मंजूरी दे दी। बीजापुर को विजयपुरा के नाम से जाना जाने लगा। कर्नाटक का नाम बदलकर बसवनाडु करने के बारे में उनकी राय के बारे में एक सवाल का जवाब देते हुए पाटिल ने कहा, ये स्वाभाविक है, इसमें गलत क्या है। ये बसवन्ना की ही थे जिन्होंने दुनिया की पहली संसद अनुभव मंडप उन्होंने सामाजिक अवधारणा दी थी। हम कहते रहते हैं कि हमारी भूमि बसवनाडु बननी चाहिए और हमें बसव संस्कृति को अपनाना चाहिए। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलने दिल्ली गए बीजेपी सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री डीवी सदानंद गौड़ा को उनसे मिले बिना ही कर्नाटक लौटना पड़ा। जानकार सूत्रों ने कहा कि नड्डा ने गौड़ा को 25 अक्टूबर को एक बैठक के लिए बुलाया था, जिसके बाद गौड़ा तुरंत राष्ट्रीय राजधानी पहुंचे और 2 दिनों तक इंतजार किया। इस बीच गौड़ा ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की, जो कर्नाटक में हाल के विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी प्रभारी। सूत्रों ने कहा कि नड्डा 5 राज्यों के आगामी चुनाव के लिए चर्चा में व्यस्त थे और इसलिए गौड़ा से नहीं मिल सके। 70 वर्षीय गौड़ा जो बेंगलुरु उत्तर से सांसद हैं, उन्होंने हाल ही में 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए जेडीएस के साथ गठबंधन के भाजपा के फैसले पर निराशा व्यक्त की।
बाघ के पंजे के पेंडेंट मामले के मद्देनजर कलसा वन कार्यालय से जुड़े डीआरएफओ दर्शन को शुक्रवार को यहां एनआरपुरा में गिरफ्तार किया गया। बाद में उन्हें कोप्पा डिवीजन डीएफओ कार्यालय लाया गया। ये याद किया जा सकता है कि एरेनेरू, सुप्रीत और अब्दुल ने दर्शन के बाघ के पंजे का पेंडेंट पहनने के बारे में एल्दूर आरएफओ के पास शिकायत दर्ज कराई थी। कोप्पा डिवीजन वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने आरोपी को पूछताछ के लिए उपस्थित होने का निर्देश दिया, लेकिन वो ऐसा करने में विफल रहा। अब दर्शन की लापरवाही के कारण डीसीएफओ नंदीश ने उन्हें निलंबित कर दिया। शुक्रवार को दर्शन को एनआरपुरा से गिरफ्तार कर डीएफओ के सामने पेश किया गया। नंदीश ने कहा कि एक शिकायत के आधार पर दर्शन को गिरफ्तार किया गया और पूछताछ की गई। बल्लारी में वन विभाग उन लोगों पर नजर रख रहा है जो बाघ के पंजे, दांत और अन्य वन्यजीव स्रोत वाली वस्तुओं से बने आभूषण पहन रहे हैं। वनकर्मी सोशल मीडिया अकाउंट, फ्लैग्स और बैनर पर तस्वीरें, राजनीतिक कटआउट और अन्य पर सुराग ढूंढ रहे हैं। विभाग ने अब सोशल मीडिया पोस्ट और बैनर्स में 120 से अधिक ऐसे उल्लंघनों का पता लगाया है। 2 व्यक्तियों को पहले ही तलाशी वारंट भेजा जा चुका है, जबकि एक अपराधी ने अपना रत्न जड़ित पंजा सौंप दिया है, जिसे फॉरेंसिक विश्लेषण के लिए भेजा गया है। यहां रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। धुलकोट में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बहनों संग खाया खाना। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होगी। उससे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बीजेपी के लिए जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। इस बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शनिवार को आदिवासी बाहुल्य धुलकोट पहुंचे। यहां उन्होंने सभा को संबोधित करने से पहले बारेला समाज की बहनों के साथ खाना खाया। मुख्यमंत्री शिवराज को बहनों ने सभा स्थल पर ही खाना खिलाया। बहनें घर से खाना बनाकर लाई थी। शिवराज सिंह चौहान का बहनों ने पहले परंपरागत तरीके से स्वागत किया, फिर भोजन करने को कहा। मुख्यमंत्री ने वही मंच के पास जमीन पर बैठकर बहनों के साथ भोजन किया। बहनों ने मक्के की रोटी, टमाटर की चटनी, फली की चटनी और भाजी बनाकर लाई थी। बहनों ने भैया शिवराज को और भैया शिवराज ने बहनों को अपने हाथों से खाना खिलाया। इसका वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि बहनें शिवराज सिंह चौहान को अपने हाथों से खिला रही है, तो वहीं सीएम भी उन्हें खिलाते दिख रहे हैं। सभा के दौरान उन्होंने कहा कि आज आ रहा था तो रास्ते में बहनों ने उतार लिया, हमारा भाई कहकर गले लगाया, आशीर्वाद दिया। मंच पर आने से पहले कहा कि मक्का की रोटी, भाजी और सूखी चटनी लेकर आए हैं, खाकर जाना पड़ेगा। बहनों के साथ चटनी, भाजी और मक्के की रोटी खाई। ये भाई वचन देता है, जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे आपके विश्वास को टूटने नहीं दूंगा। बहनों के इस प्यार को नमन करता हूं। दुनिया देख रही कत्लेआम इजराइल फिलिस्तीन मामले पर बसपा सांसद दानिश अली ने दिया बयान। इजराइल हमास युद्ध के बीच तत्काल संघर्ष विराम को लेकर शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक प्रस्ताव लाया गया। इस पर जब वोटिंग की गई तो भारत ने इससे दूरी बनाई। इसके बाद से ही राजनीति शुरू हो गई है। इस बीच बसपा सांसद दानिश अली ने फेसबुक पर एक पोस्ट लिखा है। इस पोस्ट में उन्होंने लिखा कि इजरायली सेना फिलिस्तीनियों का कत्लेआम कर रही है और दुनिया इसे एक्शन फिल्म की तरह देख रही है। बहुत सारे पत्थर दिल लोग तो मासूम बच्चों के कत्लेआम पर भी खुश हो रहे हैं, लाशों की गिनती कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैंने कभी अपनी कल्पना में भी नहीं सोचा था कि भारत मजलूमों को उनके हाल पर छोड़ देगा और उन जालिमों के साथ खड़ा नजर आएगा जो हिंसा में विश्वास करते हैं और उनकी नजर में मासूम बच्चे, बेबस महिलाएं और बुजुर्ग सब उनके दुश्मन हैं और दुनिया ने उन्हें सबको मिट्टी में मिला देने का लाइसेंस दे दिया है। दानिश अली ने कहा कि मैं वास्तव में देखकर स्तब्ध रह गया जब मेरे देश ने युद्ध विराम के लिए मतदान में हिस्सा नहीं लिया और गाजा में शांति लाने और फिलिस्तीनी बच्चों की जान बचाने में एक बड़ी भूमिका निभाने का अवसर खो दिया। भारत की स्थापना सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों पर हुई थी। वे मूल सिद्धांत जिनके लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने जीवन का बलिदान दिया। ये सिद्धांत भारतीय संविधान का आधार है जो हमारी राष्ट्रीयता और दुनिया में अद्वितीय पहचान को परिभाषित करते हैं। वे भारत के नैतिक साहस का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सदस्य के रूप में इसके कार्यों का मार्गदर्शन किया है।
गुजरात के सूरत शहर में एक ही घर में 7 लाशें मिलने से हड़कंप मच गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक शहर में शनिवार को 3 बच्चों सहित एक ही परिवार के 7 सदस्य अपने आवास में मृत पाए गए। पुलिस को शक है कि सामूहिक आत्महत्या का मामला है। पुलिस ने कहा कि 7 शव अजान इलाके के एक अपार्टमेंट में पाए गए और मौके से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ, जिसमें कहा गया है कि परिवार आर्थिक तंगी के कारण ये कदम उठा रहा है। पुलिस ने कहा कि ऐसा लग रहा है कि 6 लोगों की मौत जहर के सेवन से हुई है, जबकि एक शव फंदे से लटका हुआ मिला। घटना के बारे में जानकारी देते हुए पुलिस उपायुक्त जोन 5 आरपी बरोट ने कहा कि एक व्यक्ति, उसकी पत्नी, उसके माता पिता, दंपति का बेटा और 2 बेटियां आज दोपहर सूरत के सिद्धेश्वर अपार्टमेंट में अपने आवास में मृत पाए गए। हम उनकी मौत के सटीक कारण का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अधिकारी ने कहा कि ठेकेदार के रूप में काम करने वाले मनीष सोलंकी को फंदे से लटका हुआ पाया गया, जबकि 3 बच्चों सहित उनके परिवार के 6 सदस्यों के शव घर के बिस्तर और फर्श पर पड़े पाए गए। परिवार के सदस्यों की पहचान मनीष सोलंकी, पत्नी रीता सोलंकी, पिता शांतिलाल, मां शोभना, बेटा कुशल और बेटियों काव्या और दिशा के रूप में हुई है। राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी। इस लिस्ट में 21 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। इससे पहले आम आदमी पार्टी ने 23 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। ऐसे में आम आदमी पार्टी ने अब तक 44 कैंडिडेट्स के नाम घोषित किए हैं। आपने दूसरी लिस्ट में बीकानेर वेस्ट से मनीष शर्मा, रतनगढ़ से डॉक्टर संजू बाला, सीकर से झाबर सिंह खच्चर, शाहपुरा से रमेश्वर प्रसाद सैनी, चोमू से हेमंत कुमरा कुमावत, रामगढ़ से विश्वेंद्र सिंह, सवाईमाधोपुर से मुकेश भूप्रेमी, बाली से लाल सिंह, जोधपुर से रोहित जोशी, खापुर से दीपेश सोनी को टिकट दिया है। यहाँ रुक एक और छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं आगे। इजराइल और हमास के बीच जंग जारी है। इजराइल ने हमास पर हमले और तेज कर दिए हैं। गाजा पर अब इजरायली नौसेना भी हमला करने के लिए मोर्चा संभाल रही है। दक्षिण गाजा पर नौसेना और उत्तरी व मध्य गाजा पर एयर स्ट्राइक के साथ ही जमीनी हमले भी तेज हो गए। हालात ये है कि अब गाजा का संपर्क पूरी दुनिया से कट गया। इंटरनेट और संचार व्यवस्था ठप हो गई है। इजराइल ने गाजा पट्टी में इंटरनेट और संचार के अन्य माध्यम बंद कर दिए, जिससे वहां रहने वाले 23 लाख लोगों का आपस में तथा बाहरी दुनिया से संपर्क कट गया। इजराइल ने शुक्रवार रात से गाजा पर हवाई और जमीनी हमले भी तेज किए। इजराइल की सेना ने कहा कि उस क्षेत्र में जमीनी अभियान को और तेज और व्यापक कर रही है। सेना की घोषणा इस बात का संकेत देती है कि वो गाजा पर संपूर्ण आक्रमण के नजदीक पहुंच रही है। उसने गाजा में हमास आतंकियों को पूरी तरीके से सफाया करने का प्रण लिया है। इजराइल और हमास युद्ध के बीच रूस और यूक्रेन की जंग अभी तक खत्म नहीं हुई है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन यूक्रेन के साथ लंबी जंग लड़ रहे हैं। इसी बीच अमेरिका ने ऐसा सनसनीखेज दावा किया है जिससे दुनिया हैरान हो गई। अमेरिका ने यूक्रेन और रूस की जंग के बीच दावा करते हुए यह आरोप लगाया कि इस जंग में जो सैनिक अपने वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों का आदेश नहीं मान रहे या आदेश से पीछे हट रहे हैं, उनकी हत्या की जा रही है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की सेना पर अमेरिका का यह नया आरोप है, जिसके बाद माना जा रहा है कि दोनों देशों के बीच नए सिरे से बयानबाजी शुरू हो सकती है। गुरुवार को व्हाइट हाउस में हुई प्रेस ब्रीफिंग में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने यह आरोप रूस पर लगाया। अमेरिकी मैगजीन फोर्ब्स ने प्रवक्ता किर्बी के हवाले से लिखा कि अमेरिका के पास ऐसी पुख्ता जानकारी है कि यूक्रेन की तरफ से गोलीबारी में पीछे हटने की कोशिश करने पर रूस के कमांडर पूरी यूनिट को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। उनका कहना था कि रूस ने अपने नए हमले में हजारों लोगों को नुकसान पहुंचाया, जिनमें से कुछ तो अपने ही नेता के आदेश पर किया गया। अब एक नजर फिल्मी समाचारों पर। वरुण तेज और लावण्या त्रिपाठी की ग्रैंड वेडिंग के लिए इटली रवाना हुए। अल्लू अर्जुन परिवार के साथ आए नजर। अब समाचार खेल जगत से हैं। स्पोर्ट्स ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 में पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल की रेस से लगभग बाहर हो गई है, जिसके बाद पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम पर पीसीबी जल्द गाज गिरा सकती।
आखिर में देखते हैं समाचार बाजार। त्योहार से ठीक पहले फिर रुलाने लगा प्याज। दिल्ली में 80 रुपए प्रति किलो तक पहुंची कीमत। चलिए एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। जीके फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष गुरुनाथ कल्लूर का सम्मान। चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉक्टर शरण प्रकाश पाटिल को संजय जागीरदार ने सम्मानित किया। बेंगलुरु में विभिन्न कार्यकर्ताओं ने फिलिस्तीन समर्थक विरोध प्रदर्शन के लिए सीएम सिद्धरामैया की मंजूरी मांगी। कर्नाटक का नाम बदलकर बसवनाडु करने में कुछ भी गलत नहीं, मंत्री एमबी पाटिल ने कहा। कर्नाटक के पूर्व सीएम सदानंद नड्डा से मिले बिना लौटे वापस। केपी न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए केपी न्यूज 24/7 के साथ। धन्यवाद।